ओके जी, कल हमने ओरिएंटेशन क्लास में पढ़ा था कि कोर्स कंटेंट के हवाले से सबसे पहले हमने कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है? HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी मदद से वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है, उसकी फाउंडेशन बनती है कि जिस तरह आप घर की इमारत या कोई बिल्डिंग की एग्जांपल लें तो उस घर या बिल्डिंग के जो फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, जो ईंटों की मदद से बनता है कि वो जिसको ग्रे स्ट्रक्चर कहा जाता है या फिर रॉ स्ट्रक्चर कह लें, तो वो चीज़ आपकी वेबसाइट की HTML की मदद से बनती है। क्या अब देखें, घर अगर आप लोगों ने बनाना है, बगैर दीवारों के घर तो नहीं बनेगा, बगैर स्ट्रक्चर के घर तो नहीं बनेगा। ठीक है, ईंटें नहीं होंगी तो आपका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। उसी तरीके से कोई भी वेबसाइट है दुनिया की, अगर HTML नहीं है तो वो वेबसाइट नहीं है। ठीक है, विदाउट HTML वेबसाइट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके जी, इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML है क्या? HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML describes the structure of web pages using markup. HTML is not case sensitive. ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि आपने अपर केस में लिखा है या फिर आपने लोअर केस में लिखा है, ये दोनों में वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग नोटपैड, अब आपके पास इसमें HTML में H1 कुछ इस तरीके से यूज होता है। ठीक हो गया? अगर आप लोग H1 इस तरीके से भी लिख लें तो ये काम करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। उसी तरीके से आपके पास P स्मॉल में, लिंक तो नहीं आया मेरे पास, अगर आप अपर केस में P करें तो ये तब भी काम करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। हमने कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सुना था या पढ़ा था ओरिएंटेशन क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी होगी? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो वो केस सेंसिटिव है, अगर आपने उसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लिखा है इस तरीके से और आप उसमें फर्स्ट नेम इस तरीके से लिख देते हैं तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि देखें इसमें फर्स्ट नेम का F जो है वो कौन सा है? स्मॉल है, लोअर केस में है, जबकि इसमें जो है वो आपका अपर केस में है, तो ये एरर दे देगा। तो ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। HTML जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेजेस क्या होती हैं? मार्कअप लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू एनोटेट अ डॉक्यूमेंट। These languages are readable by humans, which means that they are usually written using a standard words instead of technical programming language terminology. अब देखें, H का मतलब होता है हेडिंग, ठीक हो गया? P का मतलब होगा पैराग्राफ। आप में से शायद पहली बार किसी ने ये सुना होगा, लेकिन जैसे मैंने H का बताया कि हेडिंग है, आप लोगों को P का पता लग गया कि वो पैराग्राफ हो जाएगा। उसी तरीके से I जो है आपका, इससे होगा इटैलिक, तो U से क्या बनेगा? अंडरलाइन है। B से क्या बनेगा? बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, ह्यूमन रीडेबल है, इसको पढ़ना और समझना बहुत इजी है। HTML को, HTML कंप्लीट करने को ना एक दिन में कंप्लीट की जा सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपकी थोड़ी सी बेसिक फाउंडेशन बन जाए तो HTML आपके लिए एक दिन की गेम है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट आप साल भी लगा लें, जावास्क्रिप्ट कभी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, इवन के जिस तरह मैंने कहा कि मुझे शायद 10 साल हो गए इस फील्ड में, मुझे जावास्क्रिप्ट शायद 50% भी नहीं आती होगी, इतनी बड़ी वो लैंग्वेज है। तो जो जिस फील्ड में या जो जिस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है वो उस तरह के जावास्क्रिप्ट को सीख रहा होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर्स की एग्जांपल लें, डॉक्टर्स कुछ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लंग्स के हैं, कुछ ENT हैं। ठीक है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में भी कुछ चीज़ों की स्पेशलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ गूगल मैप्स पे बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। ठीक है, वो सिर्फ काम ही गूगल मैप का करते हैं, उन्हें कह लेंगे दूसरा जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, और कुछ जो है गूगल मैप किसी को बिल्कुल भी नहीं आती है लेकिन वो दूसरा काम बहुत बेहतरीन कर रहे होते हैं।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने जिस तरह एक क्रीम ऐप है या फिर ये इन ड्राइव है या फिर ये उबर है जो गूगल मैप्स के रिलेटेड है, वो फिर गूगल मैप्स वाले डेवलपर्स हायर करेंगे जिनको आती है। जबकि गूगल मैप्स के अलावा अगर कोई और काम होगा तो वो उन डेवलपर्स को हायर नहीं करेंगे, वो किसी और को करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक्स इसकी ये एग्जांपल बन सकती है। पर आपके पास ये कुछ हिस्ट्री ऑफ HTML है। इसमें जो है आपके पास इस टाइम करंट जो वर्जन चल रहा है HTML का वो 5 है। HTML1 उसके बाद 2, 3, 4 और अब इस टाइम लेटेस्ट जो है वो आपके पास 5 है। डिफरेंस क्या है, ये बुक आप लोगों को आज ही मिल जाएगी इंशाल्लाह। अभी तक ग्रुप नहीं बनाया गया, आज मैं इंशाल्लाह ग्रुप बना के ये सारी चीज़ें भी शेयर करता हूँ और ऑनलाइन वालों के साथ भी करता हूँ शेयर। ओके, कोडिंग का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर HTML का, आपके पास सबसे पहले आएगा। अच्छा, सबसे पहले जो है ना आपके पास HTML ये लिखा जाएगा। अब देखें, हमने HTML को लिखा, इसको कहा जाता है ओपनिंग टैग, ओपनिंग टैग या फिर स्टार्टिंग टैग। ठीक है, ओपनिंग या फिर स्टार्टिंग। सेम आप लोग इसी को कॉपी कर लें, इसको पेस्ट कर दें। बस ये जो टैग नेम है, इस टैग नेम से पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश को यूज कर लेना है, तो ये आपका क्लोजिंग टैग बन जाएगा। ठीक है, ओपनिंग टैग और ये आपका क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग टैग या फिर ये आपका एंडिंग टैग होगा। ठीक है, इसको टैग कहा जाता है और ये आपका टैग नेम है। टैग नेम के सराउंडिंग में अगर आप स्टार्टिंग में लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और एंड में राइट एंगल ब्रैकेट लगा दें तो ये आपका एक टैग बन जाता है। ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। इसके दरमियान आप लोग कंटेंट लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने H1 लिखा, ये कौन सा टैग है? नहीं, हेडिंग तो है, ओपनिंग टैग है। क्लोजिंग टैग अगर लिखना हो तो सेम आप लोग ओपनिंग की तरह ही लिखेंगे, सिर्फ टैग नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग टैग। इसके दरमियान हम लिखते हैं कंटेंट, दिस इज अ हेडिंग, ये इस टैग का कंटेंट है। आपका ओपनिंग टैग, कंटेंट और एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग, ये कंप्लीट जो है एक एलिमेंट कहलाता है। ओपनिंग टैग, कंटेंट और ये आपका क्लोजिंग टैग, ये कंप्लीट जो है आपका एक एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट, ठीक है, ये H1 एलिमेंट है। ओके, अब इस HTML के अंदर आपके पास दो मेन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है? हमेशा मेन पे जो है वो HTML रहेगा। HTML के अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स आएंगे, दो मेन एलिमेंट्स, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। एक आपका आता है हेड और एक आपका आता है बॉडी। ठीक है, HTML के अंदर आपके पास ये दो एलिमेंट्स आएंगे बस। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं कुछ हेड के अंदर आ रहे होंगे और बाकी आपको जो वेबसाइट में नजर आ रहा होगा वो सब का सब आपका बॉडी में लिखा हुआ होगा। ठीक है, हेड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट होता है टाइटल। ये टाइटल जो है आपके वेब ब्राउजर में ये जो चीज है ये नजर आ रही होती है। ओके जी, अब हम एक अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम सीख रहे हैं HTML। कंट्रोल, अच्छा, न्यू फोल्डर बनाने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं, न्यू फोल्डर, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, उसकी मदद से एक न्यू फोल्डर बन जाता है। अब आप लोग डायरेक्ट इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया, न्यू फोल्डर बना, हमने उसको रीनेम कर दिया। इसके अंदर
आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, तो फेसबुक के लिए आप लोग फेसबुक का फोल्डर बनाएंगे, नाम लिख देंगे फेसबुक। गूगल है तो गूगल। अगर आप लोग अपना कोई एक न्यू प्रोजेक्ट फोल्डर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम रख देते हैं टेस्टिंग। ठीक हो गया। अब ये जो है टेस्टिंग फोल्डर, आप इसको testing.com कर सकते हैं, testing.net, testing.pk, testing.org, जो भी आप लोग देना चाहें, वो डोमेन की बेस पे होता है। लेकिन फोल्डर नेम जो है वो आपका लोकली होगा और ये सिर्फ पहचान के लिए होता है। ठीक है, बेहतर यही है कि जो आप लोगों की डोमेन है जी स्क्रीन नज़र आ रही है ऑनलाइन वालों को? ओके, नेट का इशू बना था बरल। ओके, ये फोल्डर नेम हो गया। इस फोल्डर नेम के अंदर जाके आप लोगों ने राइट क्लिक, न्यू, और ये आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आ गया आप लोग। ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप लोगों ने रीनेम कर लेना है। देखें ये .txt भी आ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने इसको बनाना है इंडेक्स, INDEX। ये लोअर केस में होगा। ठीक है, स्मॉल में ही लिखा जाएगा, अपर केस में नहीं लिखा जाएगा। .html आप लोगों ने इसको एंटर कर देना है और ये रीनेम हो गया। अब देखें ये टेक्स्ट फाइल नहीं रही है, ये एक HTML की फाइल बन गई है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, जब आप लोग न्यू विंडोज़ करते हैं तो ये आपको एक्सटेंशन जो है ये नज़र नहीं आती है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो व्यू में जाके शो, और यहाँ पे आपके पास फाइल नेम एक्सटेंशन। देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह रहता है। तो अगर हम index.html लिख भी दें, एंड में .txt ही लिखा हुआ रहता है, तो वो कभी भी HTML की फाइल नहीं बनती है। इस वजह से आप लोगों ने हमेशा इसको व्यू शो में जाके फाइल नेम एक्सटेंशन, विंडोज़ 10 में ना यहाँ पे टैब होगा व्यू का, आप लोग जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, ये विंडोज़ 11 है तो इसमें आपको इस तरह नजर आएगा। ओके, ये आपकी एक टेक्स्ट फाइल से आपने HTML फाइल में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग इसको राइट क्लिक करें और ओपन विद, ओके, ये यहाँ पे एडिट इट नोटपैड आ रहा है। आप लोग नोटपैड पे पूरी की पूरी HTML लिख सकते हैं, बल्कि जितनी भी कोडिंग है वो कंप्लीट आप नोटपैड पे लिख सकते हैं, लेकिन मुश्किल होती है। ठीक है, बहरहाल HTML में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें लिख के सबसे पहले HTML5 में आप लोगों ने फर्स्ट लाइन में राइट एंगल ब्रैकेट
एक्सप्लेनेशन मार्क डॉक टाइप स्पेस देके HTML और आपने राइट एंगल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद HTML को ओपन किया और आपने HTML को क्लोज कर दिया। इस HTML के दरमियान आपके पास दो एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से? एक आपका हेड और एक आपका बॉडी। इस हेड के अंदर, अच्छा अभी मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, मैंने इसको सेव किया और आप लोग index.html, ये देखें आपके पास ये HTML का पेज ओपन हो गया। अब अगर मैं हेड में जाके एक एलिमेंट यूज करता हूं टाइटल, मैंने टाइटल एलिमेंट यूज कर लिया। इस टाइटल में आप लोगों ने जो भी लिखना है वो आपको यहां पे लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं टेस्टिंग पेज, सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये टेस्टिंग पेज आ गया लिखा हुआ, नजर आ रहा है, क्लियर है? ओके, बॉडी में आप लोगों ने जो भी लिखना है, जो भी आप लोग यहाँ पे पेज में दिखाना चाहते हैं वो सब का सब आपका बॉडी में लिखा हुआ नजर आएगा। तो बॉडी के लिए, इस बॉडी के अंदर आपके पास तीन एलिमेंट्स आ रहे होंगे मेन। सबसे पहले आपके पास आएगा हेडर, हेडर ओपन किया और हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद आएगा आपके पास मेन, और मेन के बाद आएगा आपके पास फुटर, ठीक है। बॉडी के अंदर आपके पास तीन एलिमेंट्स, हेडर, मेन और ये आपके पास फुटर। हेडर में जो है वो आपकी वेबसाइट का नैव बार, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग coderpk.com पे हैं, श्योर, ये देखें इसमें ये जो चीज़ आ रही है ये टाइटल पे लिखा हुआ है, ठीक है। टाइटल एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है ये कंटेंट। हाँ जी, नेट को क्या हो गया देखिएगा ज़रा वहाँ पे, क्या सोचते हैं। ओके, चलो मैं इसमें आता ना प्रॉपर, मैं आपको दिखा सकता पर गूगल में ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये आपका हेडर है। बाकी ये जितना भी कंटेंट है ये सारा का सारा आपका मेन है, और ये लास्ट में जो आ रहा है ये आपका फुटर है, ठीक है। 99% वेबसाइट्स कह लें आपके ये सेम स्ट्रक्चर ही रहते हैं। बहुत कम है कि शायद ही किसी वेबसाइट में हेडर ना हो, बाकी मेन और फुटर होता है उसमें लास्ट में, ठीक है। बहुत रेयर चांस है, शायद ही आप लोग कोई वेबसाइट देखें जिसमें हेडर ना हो, वरना आपके पास हेडर भी लाजमी होता है, वरना मेन और फुटर तो लाजमी है। ओके जी, जिस तरह ये कोडेव की वेबसाइट में ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हेडर है, बाकी यहाँ से लेकर ये जितना भी कंटेंट है ये सारा का सारा आपका यहाँ तक मेन में आ रहा है, और ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ पर ये फुटर है आपका, ठीक है। मेन के अंदर आप लोग मल्टीपल सेक्शंस बना रहे होते हैं, उसी तरीके से हेडर में भी बन रहे होते हैं और आपका फुटर में भी बन रहा होता है। ओके, इस हेडर के अंदर आप लोग यूज करेंगे नैव, ओपन किया और नैव को आपने क्लोज कर दिया।
इस नैब के अंदर आप लोगों ने यूज करना है एंकर टैग। ए ओपन किया और ए को आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप लोग लिख लें गूगल और एक और आप लोग ए बना लें, यहाँ पे लिख लें आप लोग सीरा और यहाँ पे आप लोग कोड है। ठीक है, अब जब भी आप लोग पेज को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो ये चीज़ आपको सामने नजर आ रही होगी। ये एंकर टैग है। एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट होने के लिए हम एंकर टैग को यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अपनी बॉडी में हेडिंग को यूज करना चाहते हैं तो वो आप लोग मेन में आ जाएं, H1 को ओपन किया और H1 को क्लोज कर दिया हमने। इसके दरमियान कंटेंट दिस इज अ हेडिंग 1 या फिर दिस इज अ हेडिंग। आपके पास टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से लेकर H6 तक। H1 सबसे बड़ी है और H6 आपकी सबसे छोटी है। H2 H2 सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखें दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग। उसी तरीके से आप लोग H3 करें, पेज को रिफ्रेश कर लें तो ये एक और हेडिंग आ गई। उसी तरह फिर H4 H5 और H6 से फुटर। फुटर में कॉपी राइट 2025 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा इस तरह का लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि इस वेबसाइट के जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे इनके पास हैं। वेबसाइट्स एक्चुअल में बाहर के मुल्कों में रजिस्टर्ड होती है, उसका लाइसेंस लिया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में तो नहीं, खैर से ये इस तरह की कुछ चीज़ें फिलहाल हैं। अगर आप लोग लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान में भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि आपकी वेबसाइट को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। अगर वो कॉपी करेगा तो आप लोग उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाया हो तो। ओके, ये आपका हेडर में आ गया और ये आपका मेन में और ये आपका फुटर में। देखें ये हमने कोड किया नोट पैड पे, इसको भी आप पीछे ले आए। सेम चीज है, आप लोग एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, कोड एडिटिंग रीडिफाइंड है। आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास देखें ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने डाउनलोड करना है और जिस तरह कोई भी यहाँ पे कर लें, यहाँ पे कर लें, तो डाउनलोड करेंगे और उसको आप लोग सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं, बहरहाल जिस तरह आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आप लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, इसी पेज को आप लोग प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ कहीं पे राइट क्लिक करके, विंडोज़ 10 में ये नहीं आता है, विंडोज़ 10 में डायरेक्ट आपके पास ये चीज़ आ रही होती है। ठीक है, तो शो मोर ऑप्शंस करके विंडोज़ 11 में आप लोगों ने ओपन विद कोड कर लेना है। ठीक है, जब आप लोग ओपन विद कोड करेंगे तो ये प्रोजेक्ट फोल्डर जो है ये आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये VS कोड जो है जब तक आप लोग इस फील्ड में है, जोन सी मर्जी लैंग्वेज सीख रहे हो, आप लोग वेब पे काम कर रहे हो या मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, ये VS कोड ही आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, वरना अक्सर यूनिवर्सिटी में जो होता है वो विजुअल स्टूडियो बेसिक करवाया जाता है इंस्टॉल, वो C++, C# वगैरह के लिए। लेकिन बहरहाल इसमें जो है आपके पास कोई भी आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म की कोडिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने VS कोड को ही यूज़ करना है। अब देखें प्रोजेक्ट फोल्डर था हमारा कौन सा, टेस्टिंग, और उसमें हमारे पास कौन सी फाइल आ रही है, index.html। देखें नोट पैड पे आपको कुछ इस तरह का लिखा हुआ नजर आ रहा था, पढ़ने में इजी नहीं है ये नोट पैड में, जबकि आप लोग VS कोड में है तो ये पढ़ना आसान हो गया। एक ही इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, ऊपर से डिफरेंट कलर्स। ठीक है, टैग नेम किस कलर का है, एंगल ब्रैकेट्स किसके हैं और कंटेंट आपका कौन से कलर का है। इसमें आप लोग थीम भी चेंज कर सकते हैं।
कंट्रोल के टी प्रेस करें, कंट्रोल के और साथ में टी, तो आपके पास ये डिफरेंट थीम्स आ जाएंगे। आप लोग लाइट करते हैं तो ये लाइट कलर हो जाएगा। तो अब बताएं देखने में कौन सा इजी है, लाइट या डार्क? जी कोड पढ़ा जा रहा है। ओके अब देखिए, ये आपके पास index.html की फाइल, राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। जैसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो ये देखें ये कोड आपका फॉर्मेट हो गया। अब पता चल रहा है कि हेड के अंदर ये एलिमेंट है, बॉडी के अंदर आपके पास ये हेडर है, हेडर के अंदर नैव है और नैव के अंदर आपके पास ये एंकर टैग है। सेव करें तो आपके पास यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सिर्फ फॉर्मेट हुआ है। अगर आप कुछ चेंज करते हैं, दिस इज अ हेडिंग 1 2 और ये आपके पास 3, सेव किया, पेज को रिफ्रेश करें तो ये देखें 1 2 3 आ गया। तो बहरहाल नोट पैड की अब हमें ज़रूरत नहीं है, कोड हमने सारा VS कोड में ही करना है, लेकिन आप लोग नोट पैड पर भी काम कर सकते हैं। काम करने से मुराद कि किया जा सकता है लेकिन आप लोगों ने करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें मुश्किल बहुत है। ठीक है, काम की स्पीड बहुत स्लो रहती है, VS कोड में काम की स्पीड बहुत फास्ट है। ओके, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम दोबारा से बनाते हैं, सेव किया, पेज को रिफ्रेश करें, देखें सब ब्लैंक हो गया, इवन के टाइटल भी चला गया, index.html आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, VS कोड में लेफ्ट साइड पे देखें, यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं एक्सटेंशंस, आप लोग ने एक्सटेंशंस पे जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने लाइव सर्वर, इसका डेवलपर या ऑथर जो है वो है रिट्विक डे, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे देखें ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास गो लाइव का। गो लाइव आपका तब ही काम करेगा जब आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन किया होगा। अगर आप लोग फाइल पे जाके इसको ओपन विद कोड करते हैं, फाइल में जाके ओपन विद कोड करते हैं तो तब वो गो लाइव नहीं काम करेगा। गो लाइव आपका काम तब ही करेगा जब आप लोगों ने इसको फोल्डर को ओपन विद कोड किया होगा। ओके, फर्स्ट लाइन में आपके पास लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन मार्क, डॉक टाइप अपर केस में लिखा जाएगा और आपके पास ये HTML। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन में आपके पास HTML। देखें VS कोड में ये है कि आप लोगों ने सिंपल, इवन के लेफ्ट एंगल ब्रैकेट वगैरह भी यूज ना करें, सिंपल HTML टैग नेम दें और एंटर कर दें तो वो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों दे देगा आपको। HTML के बाद आपके पास है हेड और हेड के अंदर आपके पास टाइटल, टाइटल में आप लोग लिखते हैं our फर्स्ट HTML क्लास। एक आपके पास हेड एलिमेंट आता है, दूसरा कौन सा आता है, बॉडी। इस बॉडी के अंदर H1, ओके, बॉडी, बॉडी के अंदर आपके पास हेडर, हेडर के बाद मेन और मेन के बाद आपके पास फुटर, ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है जी, हेडर में आपके पास ओके जी, गो लाइव किया हमने, गो लाइव करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है देखें ये ओपन हो गई,
ये 127.0.0.1, ठीक है, ये लोकल एक सर्वर बन जाता है, उस पर ये आपकी चलेगी। देखिए टाइटल आ गया आपके पास। अब आपने हेडर में नैव और नैव के अंदर आपके पास एंकर टैग, एंकर टैग में आप लोगों ने लिख दिया गूगल। इस एंकर टैग के अंदर ओपनिंग टैग में आप लोगों के पास एक एट्रीब्यूट आता है href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर लिंक रेफरेंस, ठीक है। href इक्वल और आपके पास ये कोटेशन मार्क सिंगल भी यूज की जा सकती है और डबल भी यूज की जा सकती है। इस href में आपने बताना है कि इस वेबसाइट को किस पेज पे नेविगेट करना है, सॉरी इस लिंक को या इस टैग को किस वेबसाइट पे आपने नेविगेट करना है। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं google.com। ओके, इसकी हम कॉपी बनाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन करके इसकी एक कॉपी बन जाएगी नीचे, ठीक है। ये भी VS कोड का फीचर है, ऑल्ट शिफ्ट एरो डाउन। यहाँ पे गूगल ही रहने दें और यहाँ पे आप लोग फेसबुक कर दें। उसके बाद आप लोग सीरा.com, उसके बाद आप लोग coderpk.com। देखें यूजर को जो है ये गूगल ही लिखा हुआ नजर आएगा। अच्छा, गो लाइव का जो सबसे बेस्ट फीचर क्या है या रीजन क्या है यूज करने की, कि आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ता बार बार। आपने जैसे ही इसमें चेंज करना है ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ये लाइव सर्वर का फायदा है। उसके बाद अब देखें अगर आप गूगल पे करते हैं, क्लिक किया इस पे, अच्छा जी गलती होगी हमसे, HTTPS है, HTTPS है ये होता है। अब देखें मैंने अगर गूगल पे क्लिक किया तो ये मुझे google.com पे ले जाएगा, ठीक है। ये पेज रिफ्रेश हो रहा है और ये google.com पर आ गया। आप लोग अगर लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये आपको coderpk.com पे लेके जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट वाले पे coderpk.com रखा था। देखिए कंटेंट आपका जो भी हो, जो आपने href में उसको वेबसाइट का URL दिया है ये उस पर ही नेविगेट करेगा। तो ये दिखाने का मकसद है कि कंटेंट नहीं डिपेंड करता है, जो आपने उसको कोड कर दिया है href में ये उस वेबसाइट पे लेके जाएगा। लेकिन यूज़र को कैसे पता लगेगा कि इस पे क्लिक करने पे ये कोडर पे जाएगा, इस पे सीरा में, इस पे फेसबुक पर, इस पे गूगल पे, चारों ही गूगल लिखे हुए हैं। तो आप लोग कंटेंट भी चेंज करते हैं साथ साथ। आप लोगों ने इसको फेसबुक कह देना है, इसको आप लोगों ने सीरा कह दिया और ये आपका कोडर हो गया, ठीक है। तो अब यूज़र को भी पता लग रहा है कि वो जिस पे भी क्लिक करेगा उस पेज पे नेविगेट हो जाएगा। क्लियर है इतना? कोई सवाल हो ऑनलाइन वालों का? क्लियर है? ओके, हेडर आ गया आपका। हेडर के बाद मेन। अच्छा उससे पहले एंकर टैग। एंकर टैग होते हैं दो तरह के, दो तरह से मुराद के, सॉरी एंकर टैग एक तरह के ही है, यूआरएल जो है आपके वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक आपका होता है रिलेटिव यूआरएल। अगर कोई ऐसा लिंक जो आपकी वेबसाइट से निकल के दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहा है तो वो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है। और अगर आपका वो लिंक जो है यूआरएल जो है वो आपकी अपनी वेबसाइट का ही है, लाइक आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो रहे हैं, तो वो रिलेटिव यूआरएल होता है, ठीक है। अगर तो ये HTTPS आ गया, इसका मतलब है कि ये एब्सोल्यूट यूआरएल है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल एंकर टैग देते हैं और उसको कह देते हैं about.html, ये अबाउट के पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तब ही लेके जाएगा जब यहाँ पर आपके पास about.html की फाइल होगी, उसके बगैर नहीं। बराबर, इसको भी अब खत्म करें। मेन में आपके पास H1, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ HTML। H2, दिस इज हेडिंग 2। उसके बाद H3,
फिर आप इसको ख़त्म करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा 4, 5 और ये आपके पास 6। अब देखें VS कोड का फ़ायदा, मैंने सिर्फ ओपनिंग टैग में चेंज किया, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है, जबकि नोट पैड में हमें खुद करना पड़ रहा था। लेकिन इसके लिए भी एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन जो है वो आपकी है ऑटो रीनेम टैग, ठीक है, ऑटो रीनेम टैग। और ये इसका ऑथर है, डेवलपर है, पब्लिशर है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, आप लोग इसको देख के इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब तक हमने 2 एक्सटेंशन के बारे में पढ़ लिया, एक लाइव सर्वर और एक आपका ऑटो रीनेम टैग। ओके, ये आपकी हेडिंग्स। अगर मैं इसको भी सेम कंटेंट कर दूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। सेव किया, पेज आपका रिफ्रेश हो गया और ये देखें दिस इज हेडिंग H1, H2, 3, 4, 5 और ये आपका 6 है। उसके बाद आपके पास पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, ये आपके पास पैराग्राफ आ गया, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ओके, दिस इज अनदर पैराग्राफ, सेव किया तो ये देखें। अगर आप लोग चाहते हैं ये एन अदर वर्ड जो है ये बोल्ड हो जाए, आप लोगों ने क्या करना है, इस एन अदर टेक्स्ट को डी के अंदर रैप कर देना है, ठीक है। पैराग्राफ, दिस इज एन अदर पैराग्राफ। अब एन अदर वर्ड जो होगा ये देखें, ये आपके पास बोल्ड है। अगर आप पैराग्राफ को चाहते हैं कि ये इटैलिक हो जाए, तो आप लोग इसको आई एलिमेंट के अंदर रैप कर दें, सेव करें तो ये आपका इटैलिक हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि दिस वर्ड के नीचे लाइन आ जाए, अंडरलाइन, तो आप लोग यू सिर्फ अंडरलाइन, सेव करें तो ये देखें अंडरलाइन। अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में, ये पूरा सेंटेंस, ये पूरा वर्ड है, ये जितना भी कंटेंट है, अंडरलाइन भी हो, बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो, तो आप लोगों ने जिस तरतीब से एलिमेंट ओपन होता है, टैग ओपन होगा, उसी तरीके से वो क्लोज भी होगा, ठीक है। अगर आप लोग अब बी यूज कर रहे हैं, बी के अंदर बी, तो बी पहले ओपन हुआ फिर साथ ही क्लोज भी होगा, उसके अंदर फिर आप लोगों ने यू को यूज कर लेना है, उसके अंदर फिर आप लोगों ने आई को यूज कर लेना है। अब आप लोग इसको रखें तो ये देखें, ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और आपका अंडरलाइन भी हो चुका है। इटैलिक वो टेढ़ा जो हो जाता है टेक्स्ट है, ये देखें, ये आ रहा है नजर, ये बिल्कुल यानी कि स्ट्रेट लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, इटैलिक हो गया जी। क्लियर है? एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स है। देखें, मैंने H1 लिखा और H2 लिखा, अगर आप लोग इसको एक लाइन में भी लिखें, सेव किया, तो ये तब भी नेक्स्ट लाइन में ही आ रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 100% बिट लेते हैं। अगर आपने एक टेक्स्ट भी लिखा है, एक कैरेक्टर, इसका आपने टी लिख दिया और इसमें आपने आई लिख दिया, सेव करें, ये तब भी नेक्स्ट लाइन में ही आएंगे। इनलाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सिर्फ उतनी ही विड्थ लेते हैं जितना उसमें कंटेंट हो। अब देखिए H2 के बाद मैंने स्पैन ले लिया, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, आपके ये बी, यू और आई ये भी इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। स्पैन टी और स्पैन आई, सेव करें तो ये देखें, ये टी और आई दोनों एक साथ ही है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट है। आप लोग इसमें एंटर कर भी दें,
नेक्स्ट लाइन में कोड में तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस इंक्लूड होती है, लाइन जो एक ब्रेक होती है। अब आप इसको मल्टीपल लाइंस भी करते हैं बेशक, सिर्फ एक स्पेस ही काउंट होगी, एक से ज़्यादा स्पेस काउंट नहीं होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये आगे आप लोग को ना काम आएगा। अगर आप स्पेस इन लाइन में, स्पेशली ब्लॉक लेवल में तो नहीं होता क्योंकि वो आपका नेक्स्ट लाइन में ही आ रहा है ऑटोमेटिकली, और इसमें कोई स्पेस होती भी नहीं है। जी क्लियर है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो 100% बिट लेते हैं, और इन लाइन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो उतनी ही बिट लेते हैं जितना उसमें कंटेंट होता है या टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। ओके, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है मीन्स के H1, इसके अंदर आप लोग कभी भी दोबारा H1 नहीं यूज करेंगे, या कोई भी आप लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन स्पैन के अंदर स्पैन को किया जा सकता है। ठीक है, स्पैन के अंदर स्पैन को किया जा सकता है, लेकिन H1 के अंदर आप कभी भी दोबारा H1 को नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर हेडिंग, आप लोग दोबारा से H1 कर लें, आप लोग इसमें लिखें दिस इज एन अदर हेडिंग, सेव करें तो ये देखें ये नेक्स्ट लाइन में ही आ रहा है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसको हमेशा इस तरह लिखना है, मीन्स के सेम एलिमेंट के अंदर आप लोगों ने एक न्यू H1 नहीं बनाना है, H1 सेपरेट आएगा। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इन दो इनलाइन एलिमेंट्स के दरमियान, या फिर एक पैराग्राफ आपने लिया है, दिस इज के बाद एन अदर वर्ड जो नेक्स्ट लाइन में है, या फिर पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद बी आर एलिमेंट को यूज कर लेना है। बी आर स्टैंड्स फॉर ब्रेक, तो इससे लाइन ब्रेक होती है। ओके, एलिमेंट्स जो हैं कुछ होते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स, जिनके दरमियान कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखें ये बी आर है, इसका काम सिर्फ उसी लाइन को ब्रेक करना है, इसके दरमियान कंटेंट नहीं आ सकता है, इसको कहा जाता है एम्प्टी एलिमेंट। अब एम्प्टी एलिमेंट का क्लोजिंग टैग नहीं होता है क्योंकि दरमियान में कंटेंट तो आया नहीं है। अब ये जो टैग है आपका, ये तो आपका ओपनिंग टैग नजर आ रहा है, लेकिन टैग को क्लोज भी किया जाता है। HTML में ना भी करें तब भी काम चलेगा, लेकिन जब आप लोग रिएक्ट पे जाएंगे, जो मेन चीज़ है जिसकी मदद से आपकी इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट होगी, उसमें ये ज़रूरी है। तो इस वजह से आप लोग ओपनिंग टैग को सेल्फ क्लोज करते हैं। जैसे ही आपका, अच्छा देखें, अगर आप इसको फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, चलो ऑटो रीनेम की वजह से ना खराब हो रहा है बरा। बी आर, अगर आप लोग सिर्फ इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्लोजिंग टैग है, लेकिन इसका ओपनिंग टैग भी तो होना चाहिए। फिर क्लोज तो वही होगा जो ओपन हुआ होगा, और फिर अगर आप सिर्फ इस तरीके से लिखते हैं तो ये सिर्फ ओपन हुआ है, क्लोज नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने एम्प्टी एलिमेंट्स को जैसे ही लिखना है, ओपनिंग टैग में ही टैग नेम के बाद फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है। इसको कहा जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग है और एम्प्टी एलिमेंट है। क्लियर है ये? अब इससे क्या होगा, ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। दिस इसके बाद डी आर यूज कर लें और फॉरवर्ड स्लैश सेव करें तो ये देखें दिस इसके बाद आपके पास ये स्पेस आ गई। उसी तरीके से आप एन अदर के बाद भी चाहते हैं बी आर, दिस इज एन अदर पैराग्राफ, ये लाइन ब्रेक हो गई आपकी। उसी तरीके से आप लोग जब इमेज यूज कर रहे होंगे, इमेज के लिए हम यूज करते हैं IMG एलिमेंट, IMG इसके एट्रीब्यूट में। अच्छा, इसको ना एट्रीब्यूट कहा जाता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट में मजीद इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड करने के लिए हम एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। ओके, एट्रीब्यूट नेम है इसका सोर्स, इसका मतलब है कि इमेज कहाँ से आएगी। और ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर ये इमेज ब्रेक हो गई है, किसी वजह से इमेज लोड नहीं हुई है, तो यहाँ पे वो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आएगा कि इमेज कौन सी थी। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नेचर या ट्री की इमेज दी है, तो यहाँ पे आप लोग ट्री लिख देंगे, ठीक है। रिवर की दी है तो रिवर आ जाएगा, सी का दिया है तो सी, सैंड का दिया है तो सैंड, ठीक है। और अगर आपने फैसलाबाद को कुछ दिया है तो फैसलाबाद लिख देंगे, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे आपकी वो इमेज आएगा। अब देखें, ये भी एम्प्टी एलिमेंट है, इसके दरमियान कोई कंटेंट नहीं आता है, तो क्या होगा, ऑल्ट के बाद या फिर जब भी आपका ये राइट एंगल ब्रैकेट होगा, उससे पहले आपने फॉरवर्ड स्लैश को यूज कर लेना। क्लियर है? अब देखें, मैंने इमेज लगाई, इसमें कोई सोर्स नहीं दिया, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दिया है, तो ये आपके पास इमेज आ रही है, ठीक है। पता लग रहा है कि इमेज है लेकिन ब्रेक हो चुकी है, और ये उसका फैसलाबाद। जी क्लियर है? फुटर में आपके पास पी, अच्छा, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और साथ ही शिफ्ट ऑल्ट एफ, ये शॉर्टकट की है। तो आप लोगों ने ऑल्ट शिफ्ट एफ को प्रेस करना है, तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाया करेगा। फुटर पी, कॉपी राइट 2025 ऑल राइट्स रिजर्व्ड, सेव करें, तो यहाँ पे ये देखें आपके पास आ गया, ठीक है। ये जो एम्प्टी एलिमेंट्स लिखा था इसको आप लोग खत्म कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। लास्ट पे जाके बी आर को यूज कर लेते हैं हम, ताकि आपके पास स्क्रॉल बार है और ये चीज आ गई, ठीक है। कॉपीराइट की जगह अक्सर आपके पास सिंबल आ रहा होता है कॉपीराइट का, हम वो यूज करेंगे नमाज के बाद। नमाज पढ़ लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। ऑलराइट, अब तक हमने, जी ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर, बॉडी, बॉडी के अंदर हेडर, मेन और फिर आपका ये फुटर। हेडर में आपका हेडर का कंटेंट आएगा, मेन में मेन का कंटेंट, फुटर में फुटर का कंटेंट। एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपको पता लग गया है। ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, और ये कंप्लीट आपका एलिमेंट है। ओके, एचटीएमएल टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक पी ओपनिंग और ये आपका पी क्लोजिंग। The first tag in a pair is called the opening tag or starting tag. The second tag is called the closing tag or ending tag. The closing tag is written like the opening tag, but with the forward slash inserted before the tag name. The characters in the brackets indicates the tag's purpose. For example, in the tags above, the P stands for paragraph. HTML elements are the building blocks of HTML pages. HTML elements are represented by tags. Browsers do not display the HTML tags but use them to render the content of the page. अब देखें, इस तरीके से हमने h1 लिखा है, तो ये h1 को यूज करके इस कंटेंट को रेंडर कर रहा है कि ये h1 बड़े साइज में आएगा, मेन हेडिंग है। उसी तरीके से आपका ये h2, फिर 3, 4, 5 और ये 6 पैराग्राफ को पैराग्राफ कर रहे हैं। BUI दिखा नहीं रहा है, लेकिन उसको यूज करते हुए इसको बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक कर रहे हैं। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स पॉसिबल है, आप किसी भी एलिमेंट के अंदर आप एक और एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। Empty elements are elements that do not have an element content and an end tag. The beer tag defines a line break and is an empty element without a closing tag. The best practice in HTML empty elements is to always put a forward slash sign before the greater than sign. In this way, they are closed at their start tags. These tags are also called
self-closing tags. HTML is not case sensitive, but we will always use lower case टैग लें, हमेशा लॉयर केस ही हम यूज करेंगे। ओके जी, हमने फर्स्ट HTML का पेज क्रिएट कर लिया। आप नोटपैड ओपन करके भी बना सकते हैं, अदरवाइज हमने टेक्स्ट एडिटर्स IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment. Editing HTML code can be done without any specific tools. In fact, if you have a simple text editor, you are good to go. However, just because you can do something doesn't mean it is the best way to do it, and that applies to web development as well. If you use proper tools for your work, not only will you make things easier for yourself, but you will also step it up on the quality level. देखिए, नोटपैड पे आप सारा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप नोटपैड पे काम कर रहे हो तो ये बेहतर एक वे है। बेहतर तरीका यही है कि आप प्रॉपर टूल्स को यूज़ करें। इससे क्या होगा, एक तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट रहेगी और आपकी क्वालिटी लेवल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जिस तरह डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना नोटपैड पे पॉसिबल ही नहीं है। आप मैनुअली जितना मर्जी कर लें, हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए, लेकिन VS कोड में क्या होगा, ऑटोमेटिकली 100% वो एक्यूरेट रहेगा। An IDE (Integrated Development Environment) is a software application that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development. An IDE normally consists of at least a source code editor, build automation tools, and a debugger. In a text editor, creating HTML file is free. You don't need to download expensive applications to do so. देखिए, एडिटर्स पेड भी आपको मिलेंगे और फ्री वाले भी मिलेंगे, लेकिन पेड की हमें ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपका फ्री में हो रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपका फ्री है, लेकिन बहुत सारे टूल्स ऐसे भी जो आपके पेड हैं। लेकिन आप इस तरह ये फ्री में करके आपको AI की लालच दे के ये पेड वाला काम ले रहे हैं, लेकिन AI के बगैर भी आप सारे काम कर सकते हैं। और बेहतर यही है कि आप लोग जब तक रिएक्ट की बेसिक फाउंडेशन आप लोग की कंप्लीट ना हो जाए, आप लोग AI को यूज़ ना करें। एक वक्त आएगा आप लोग AI को यूज़ करेंगे, मैं खुद भी कहूँगा कि अब आप लोग यूज़ करें, लेकिन उससे पहले AI को यूज़ ना कीजिएगा। AI को यूज़ करके आप लोग काम तो ले लेंगे, लेकिन आपको उसकी समझ नहीं लगेगी कि ये काम हो क्या रहा है, क्योंकि उसने तो काम कर ही देना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी ChatGPT जो है अब ये VS कोड में भी इनेबल्ड है। अगर ये आपका कर, अब ये देखें, ये मैंने कर दिया, ये ऑटो सजेशन दे रहा है, ये सारे काम कर देगा, ठीक हो गया। लेकिन अब आपको समझ में नहीं लगी कि हुआ क्या है। ठीक है, कोड तो सारा आ गया, काम भी करेगा। आप लोग ब्राउज़र में आए इसके, ये देखें, ये सारी चीज़ें आ गई, ब्राउज़र में लिखा हुआ आ गया, क्लिक करेंगे उस पर लेके भी चला जाएगा, लेकिन आपको समझ नहीं लगी कि हुआ क्या है। इस वजह से कोड जितना भी है वो सारा का सारा आप लोग खुद करें। एंकर टैग में आपका href बताता है कि ये किस वेबसाइट पे लेके जाएगा। एक और एट्रीब्यूट है टारगेट है, जिसकी हम वैल्यू रखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। ये क्या करता है, ये वेबसाइट तो ओपन करेगा, लेकिन एक न्यू टैब पे ओपन करेगा। आपकी वेबसाइट वहीं पर ही है, उसी टैब में है, और एक और न्यू टैब में वो इस वेबसाइट को ओपन कर देगा। ओके जी, ये HTML का बेसिक डॉक टाइप क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट URL और आपका ये relative URL, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स, सिमेंटिक एलिमेंट्स। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? When building web pages, we use a combination of non-semantic HTML and semantic HTML. The word semantic means relating to meaning. So, semantic elements provide information about the content between the opening and closing tags. By using semantic HTML, we select HTML elements based on their meaning, not on how they are presented. Elements such as div stands for division, ये ना sections को divide करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग यूज कर रहे होंगे। एंड स्पैन, div जो होता है ये sections को डिवाइड करता है, और span जो है ये आपका टेक्स्ट को डिवाइड करता है।
div और span जो है नॉट सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, मीन्स के इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब div जो है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए, span को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए। सिंस दे प्रोवाइड नो कॉन्टेक्स्ट एज टू व्हाट इज इनसाइड ऑफ दोस टैग्स, आपको पता नहीं होगा कि div के अंदर क्या चीज है। ठीक है, मीन्स को कोई भी आप कंटेंट उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हेडर जो है आपको पता है कि इसके अंदर हेडर का ही कंटेंट है। फुटर जो है आपको पता है कि इसके अंदर फुटर का ही कंटेंट है। उसी तरीके से और भी आपके पास सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, वो आपको आगे आएंगे। फॉर एग्जांपल, instead of using a div element to contain our header information, we could use a header element which is used as a heading section by using a header tag instead of a div. We provide context as what information is inside of the opening and closing tag. For example, हमने देखें यहाँ पे header main और footer यूज किया। आप ये सेम काम भी div div और यहाँ पे भी आपका ये div, देखें यूआई में कोई फर्क नहीं पड़ा। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, जो चीज आपको नजर आ रही है। यूआई में आपको कोई भी फर्क नहीं नजर आया है, सेम एज इट इज वैसे ही है, एक कह लें कि इंच का भी एक पिक्सल का भी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जब ये आपकी वेबसाइट है लाइव जाएगी, लोग इसको विजिट करेंगे, गूगल इसको रीड कर रहा होगा, तो उसको नजर आएगा कि इसमें कोई सिमेंटिक एलिमेंट नहीं है, इस वेबसाइट में कोई फुटर ही यूज नहीं किया गया है, इस वेबसाइट में कोई मेन एलिमेंट ही नहीं है, इस वेबसाइट को कोई हेडर ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज किया जाता है, जो जो से हम कर सकते हैं। मजीद मेन के अंदर अगर आप लोगों ने सेक्शंस को डिवाइड करना है तो वो हम डिव की मदद से कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल डिव, ये आपके 4-5 डिव बन गए। एक डिव में आपका हीरो सेक्शन है, एक में आपका अबाउट सेक्शन आ गया, एक में आपके सर्विसेज सेक्शन आ गया, एक में आपके फैक्ट्स आ गए, एक में आपके टेस्टिमोनियल्स आ गए, और एक में आपकी लेट्स सपोज सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह के आ गए। मजीद इन्फॉर्मेशन आपकी आ सकती है। ये डिव की मदद से पॉसिबल है। ठीक है, हमने इसको डिव की मदद से ही करना है, लेकिन मेन के अंदर ये होगा। ठीक है, हेडर के अंदर सिर्फ हेडर का ही कंटेंट होगा, आप लोग मेन के अंदर आके हेडर को नहीं यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से हेडर के अंदर आप लोग मेन को नहीं यूज करेंगे, मेन के बाद हमेशा फुटर होगा, फुटर कभी भी मेन और हेडर के अंदर नहीं आएगा। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए, और ये वक्त के साथ साथ खुद ही याद हो जाएंगी। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी हमेशा के लिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। कोडिंग को कभी भी याद ना कीजिएगा, क्योंकि याद होगी नहीं। ठीक है, जितना भी आप रट्टा लगा लें वो चीज़ याद नहीं होगी। प्रैक्टिस से ये चीज़ खुद ही याद हो जानी है ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। बस हमेशा ये याद रखें कि HTML के अंदर 2 एलिमेंट्स आएंगे, एक हेड है और एक आपका बॉडी है। बॉडी के अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, हेडर, मेन और फुटर। हेडर के अंदर ऑटोमेटिकली टाइटल आ जाया करेगा, आप लोग मेन के अंदर आपका मेन कंटेंट होगा, और फुटर के अंदर हमेशा फुटर का ही कंटेंट होगा। तो ये चीज़ें याद रखने वाली नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। ओके जी, सिमेंटिक एलिमेंट्स यूज क्यों किया जाता है? एसईओ के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड है, और एक्सेसिबिलिटी के लिए। To better understand this, you can think of a comparing non-semantic HTML to going into a store. For example, आप लोग मेट्रो चले गए हैं, अब मेट्रो बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। अगर वहाँ पे जो डिफरेंट जो सेक्शंस बने हुए होते हैं, जो रैक्स हैं, वहाँ पे अगर साइन बोर्ड ना लगा हुआ हो तो आपको कभी भी नहीं पता लगना कि इस डिपार्टमेंट में या इस रो में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यही चीज़ आपकी सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक एलिमेंट्स आपको पता लग जाता है कि हेडर है तो इसके अंदर हेडर का ही कंटेंट है, मेन है तो मेन का कंटेंट है, और अगर फुटर है तो इसके अंदर फुटर का कंटेंट होगा। Many websites contain HTML कोड like div। किसी भी एलिमेंट को यूनिक बनाने के लिए
हम आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए हम सब जेंडर सेम है, ठीक है, हो सकता है कुछ का फादर नेम भी सेम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दो भाई हैं, एड्रेस भी सेम है, फादर नेम भी सेम है, मदर नेम भी सेम है, इट माइट बी पॉसिबल नेम भी सेम हो। बीइंग अ मुस्लिम, हाँ अक्सर क्या करते हैं नेम मोहम्मद रख देते हैं, ठीक है, आप की निस्बत से, तो नेम भी पॉसिबल है कि सेम हो, लेकिन एक चीज यूनिक होगी, क्या? आईडी नंबर, ठीक है। सीएनएसी नंबर जो है वो हमेशा यूनिक होगा, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है सेम हो, ठीक है। तो उसी तरीके से डिव दोनों सेम है, एलिमेंट नेम सेम है, उसके अंदर कंटेंट भी आप सेम डाल सकते हैं, लेकिन उसको यूनिक बनाने के लिए आप आईडी देंगे। आईडी कभी भी सेम नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देखें, हमने ये दो एलिमेंट दिए हैं, अगर आपने इसको आईडी हीरो दे दी है, तो आप इसको आईडी कभी भी हीरो नहीं दे सकते हैं। अब एरर कोई नहीं आएगा HTML में, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आप लोग इसको हीरो 1 कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग इसको अबाउट कहेंगे, ठीक है। तो जोन सा सेक्शन होता है उसी सेक्शन को नेम दिया जाता है उसकी आईडी के रिलेटेड। क्लास होता है मल्टीपल एलिमेंट्स को एक जैसी स्टाइलिंग देने के लिए, दर्जा बंदी कर दी जाती है, क्लासिफिकेशन ऐड कर दी जाती है। तो क्लास सेम हो सकती है, आईडी कभी भी सेम नहीं होगी। Okay, in HTML5 there are some new semantic elements that can be used to define different parts of a web page. Article, aside, details, pic, caption, figure, footer, header, main, mark, nav, section, summary और ये आपका टाइम। अगर आप इसको मार्क कह दें, लेट्स सपोज ये सेक्शन अबाउट जो वर्ड है इसको आप लें मार्क में, तो ये क्या होगा, देखें जैसे हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट जो करते हैं ये वो बन जाएगा। स्टाइलिंग की मदद से, CSS की मदद से आप इसका कलर चेंज कर सकते होंगे। फॉर एग्जांपल राइट क्लिक पे गए, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर आप लोग इसको रेड कर दें, कलर जो है आप लोग इसको वाइट कर दें। अब ये जो है ना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, ये यूज करते हैं डेवलपर्स, इसको डेवलपर टूल कहा जाता है। आप में से शायद देखें, हो सकता है आप लोगों को 5-6 साल हो गए होंगे या शायद इससे भी ज़्यादा हो गया होगा, आप लोग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक पे अकाउंट सबका होगा, लेकिन शायद आपको आज तक इसका नहीं पता होगा, ठीक है। ये डेवलपर टूल्स है। इवन के अगर आप लोग गूगल पे आए, और ये तो वैसे इमेज है, इस पे आ गए, फॉर एग्जांपल ये VS कोड की वेबसाइट, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट है, इस जगह पे जाके आप लोग यहाँ पर आ गए। अब देखें ये कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, डिप नजर आ रहा है, डिप, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एंकर टैग। एंकर टैग इसलिए यूज किया जाता है एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट होने के लिए। उसके बाद देखें दोबारा से आपका डिप, बहरहाल इसको हमने एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे देखें कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, स्पैन, टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए यूज किया गया है, इसकी स्टाइलिंग की गई होगी, यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग हुई हुई है, ठीक है। बहरहाल आप इसको चेंज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड की जगह हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपने ये लिख दिया तो यहाँ पे देखें वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। डेवलपर्स इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें ये होती हैं टेम्परेरी, ठीक है। आप लोग इसको अब ये यही लिखा हुआ रहेगा जब तक आप पेज को रिफ्रेश नहीं कर देंगे, और ये सिर्फ आपको ही नज़र आ रहा होगा क्योंकि आपने इसकी एडिटिंग की है अपने ही ब्राउज़र में। आप लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो वो दोबारा से विजुअल स्टूडियो कोड आ गया, क्योंकि एक्चुअल में उसका ये कोड है। डेवलपर टूल्स में जाके आप लोग टेम्परेरी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, आप लोग टेम्परेरी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर देखें मैंने इसका कलर चेंज किया, मुझे अगर ये पसंद आ गया, अब कोड में जाके अपने VS कोड में जाके मैं इसको टारगेट करके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, फिर वो वैसे ही रहेगा। अभी भी मैं अगर पेज को रिफ्रेश कर दूं तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा।
समझ लगी है? मेक सेंस? ओके, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 1 था, इंट्रोडक्शन टू HTML। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें लिस्ट ऑफ टैग्स है, जो कि सारे पढ़ने वाले नहीं है, वो वक्त के साथ साथ आप लोगों को खुद ही क्लियर हो जाएगा। एब्रीवेशन, आपका टैग यूज होता है एब्रीवेशन के लिए। फॉर एग्जांपल पी वी आर लर्निंग वेब एंड, या फिर आप लोग इसको कह दें WMAT एट SSDP। अब WMAT आप लोगों को पता होगा कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, SSDP का आप लोगों को पता है सीरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लेकिन किसी और को नहीं पता है। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर है, तो यहाँ पे एज इट इस तरह ही लिखा हुआ है वेबसाइट में। आप लोगों ने क्या करना है, इस WMAT को एब्रीवेशन एलिमेंट में ले आना है और इसको यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देंगे इस तरह। इस टाइटल में आप लोगों ने लिख देना है वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सेव करें तो ये देखें WMAT के नीचे एक तो अंडरलाइन आ गई, यूज़र को पता लग रहा है अगर वो कर्सर लेकर आएगा तो शायद उसको मजीद कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। तो ये आपका एब्रीवेशन। उसी तरीके SSDP भी करना रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोग इसको सिंपल स्पैन में लिखें और स्पैन में आप लोग टाइटल एट्रीब्यूट दे दें सीरा स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेव करें तो ये देखें, इस पर कर्सर लेकर आए तो पता तो लग जाएगा, लेकिन यूज़र इंटरफेस में नहीं आ रहा है। ठीक है, UI में नहीं आ रहा है कि अगर वो कर्सर लेकर आएगा तो उसे कोई न्यू चीज़ मिलेगी या मज़ीद उसका कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, जबकि एब्रीवेशन में आ रहा है। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, UI तो है ना जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि वो आपकी वेबसाइट पे आया है, अब उसको SSDP का पता नहीं लग रहा कि वो है क्या, जबकि WMAT में आएगा तो उसको पता लग जाएगा। ठीक है, तो यूज़र का एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आप लोगों की एक वेबसाइट बनी हुई है जिसमें से आप लोग लेट्स सपोज क्लॉथ सेल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का सिर्फ एक ही वो कह लें कि प्रोडक्ट है एक तरह की ही, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उसको ही सेल करें, वेबसाइट बन गई, सारी चीज़ें हैं, यूज़र आपकी वेबसाइट पर आया, वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन, बहुत प्यारी, लेकिन वो जिस मकसद के लिए आया वही पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, मीन्स के ऑर्डर का उसको कहीं पे बटन ही नहीं मिल रहा है कि वो ऑर्डर कहाँ से दे। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस होता है जो कि बैड हो जाता है। यूज़र इंटरफेस जितना ही प्यारा क्यों ना हो, यूज़र एक्सपीरियंस बैड हो जाता है। तो इस वजह से यूज़र इंटरफेस के साथ साथ यूज़र एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा होना चाहिए। आप लोगों ने अगर कहीं पे एड्रेस लिखना है अपनी वेबसाइट, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी का एड्रेस लिखा जाता है, तो आप लोगों ने एड्रेस एलिमेंट को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल एड्रेस 645D डी क्राउन पीपल्स कॉलोनी वन, फैसलाबाद, पंजाब, पाकिस्तान 38,000। ठीक है, 38,000 जो ये आपका पोस्टल कोड, ये सीरा का एड्रेस। ठीक है, अब लेट सपोज आप लोग गूगल पे आते हैं और सर्च करते हैं सीरा एड्रेस, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली गूगल उसको टॉप पे दिखा देगा। दिखाएगा कहाँ से, आपकी वेबसाइट से। उसने आपकी वेबसाइट से एड्रेस एलिमेंट को गेट किया, उसमें जो एड्रेस था वो उसने टॉप पे दिखा दिया। ठीक है, इस वजह से प्रॉपर एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। सेम चीज है। अच्छा, अभी देखें अगर यूआई में एड्रेस है किधर, ये चीज नजर आ रही है आपको,
टेक्स्ट जो है वो इटैलिक है, ऐसे ही है। आप सेम चीज पी और फिर आप लोग आई इसमें करें तब भी सेम है, लेकिन अब जो मकसद है प्रॉपर एड्रेस का, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो चीज नहीं होती अगर आप प्रॉपर एलिमेंट्स को यूज नहीं करेंगे। इस वजह से जो एलिमेंट जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसको यूज किया जाता है। अब देखें यहाँ पे भी ये Sira.com कॉन्टैक्ट है, उसने इस चीज़ को भी मेंशन कर दिया है ऑटोमेटिकली। हेड ऑफिस ये है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो Sira.com कॉन्टैक्ट में आ गया। यहाँ से ये देखें हेड ऑफिस, ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसने ऑटोमेटिकली प्रोमिनेंट कर दी हैं। हाँ जी, समझ आ रही है? उसके बाद बी एलिमेंट बोल्ड के लिए होता है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक कोड जो है वो आपका कोटेशन वगैरह के लिए, कोई कोड फॉर एग्जांपल कायदे आज़म ने ये कहा, आपने उसको ब्लॉक कोड में लिख देना है तो वो ब्लॉक कोड हो जाएगा। बी आर लाइन को ब्रेक करता है, साई कोड, ये सारी चीज़ें हम ना वक्त के साथ साथ फिर आगे पढ़ते जाएंगे। अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप लोग की यही है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। हेडिंग्स हो गई आपका, अल्लाह भला करे, पैराग्राफ हो गया, बीआर हो गया, ये आपका एड्रेस हो गया, ये ब्लॉक कोड वगैरह, लाइन ब्रेक, एच आर, लाइंस के दरमियान अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं तो आप लोग एच आर एलिमेंट को यूज़ करेंगे। अब ये भी आपका एम्प्टी एलिमेंट है, अगर आप लोगों ने इसको क्लोज करना है तो क्या करेंगे, कहाँ पे, जी, इसके टैग नेम के बाद आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लेना, या फिर राइट एंगल ब्रैकेट से पहले, ठीक है, राइट एंगल ब्रैकेट से पहले, क्योंकि इसके दरमियान आप लोग मजीद एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, आप लोग स्टाइलिंग पास कर सकते हैं, ठीक है, क्लास दे सकते हैं, आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये एच आर में ये आर, ठीक है, ये एड्रेस के नीचे हमने एच आर को यूज़ किया है, ये देखें। अच्छा, इसको तो हम ऐसे ख़त्म करें, एड्रेस, ओके जी, ये आपके पास एच आर आ रहा है। एक और यूज़ करना चाहते हैं, इसकी कॉपी बना लें, एक और आ गया आपके पास इस पी के बाद, तो ये आ गया, ठीक है, ये अच्छा। उसके बाद आई इटैलिक करता है, इंसर्ट कीबोर्ड मार्क, पी से पैराग्राफ, प्री। अच्छा, पैराग्राफ में क्या होता है, आप लोग, हम लास्ट पे जाते हैं, वी आर लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, सेव किया। यहाँ पे देखें वो एज इट इज़ ही लिखा हुआ आ रहा है, मीन्स सॉरी एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ आ रहा, जिस तरह पैराग्राफ जितनी भी वाइट स्पेस है वो इसको रिमूव कर देता है पैराग्राफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने जिस तरह कंटेंट लिखा है एज इट इज़ वैसा ही लिखा हुआ नजर आए, आप लोग इसको कॉपी करें, पी की जगह प्री लिख दें, इसका मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, तो आपने जिस तरीके से लिखा है वो एज इट इज़ वैसा ही लिखा हुआ नजर आएगा। जी क्लियर है, पी और प्री। पी क्या करेगा, आप जितनी मर्जी स्पेसिंग दे दे, लाइंस ऐड करते जाएं, वो सबको रिमूव कर देगा। जबकि प्री जो है आप लोगों ने जितनी स्पेसिंग दी है, जितनी लाइंस ऐड की हुई है, वो उस सबको एज इट इज़ वैसे ही लिख देगा। ओके जी, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, स्मॉल और स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी, एक चीज़, पी
वेलकम टू आवर फर्स्ट HTML क्लास। फर्स्ट को हम कर देते हैं आई और HTML को हम कर देते हैं बी। सेम यही चीज़ है, आई की जगह हम यूज़ करते हैं em और बी की जगह हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग। सेव करें, वेब पेज पे हैं। आपको यूज़र इंटरफेस में यूआई में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? इस आई और em की जगह सेम वही चीज़ इटैलिक हो रहा है, बोल्ड और ये स्ट्रॉन्ग सेम वही चीज़ हो रही है। तो दो एलिमेंट्स क्यों बनाए गए? देखें, वेब पेज जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं, वो सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, ब्लाइंड पीपल। आपका ये वेब पेज जो है ना, ये रीडेबल होता है। आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं लाइक ई रीडर डिवाइसेस, ये डिवाइसेस, या न्यूज़पेपर वाली अगर आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें प्रॉपर एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। अब बी जो है इसने सिर्फ और सिर्फ बोल्ड करना है टेक्स्ट को, आई जो है सिर्फ और सिर्फ इटैलिक करेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग जो है किसी बात की अहमियत, किसी बात की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना, ये स्ट्रॉन्ग एलिमेंट करते हैं। और ईएम जो करता है किसी बात पे जोर देना, ये उसको करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने उसको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिख देना है। ठीक है, अगर किसी बात पे जोर देना है कि आज हर एक बच्चे ने आना है या फिर आज हम सब ने यहाँ पे जाना है, तो वो आप लोग ईएम पे लिख देंगे कि इस बात पे जोर दिया जा रहा है और ये हमने लाजमी करना ही करना है। ठीक है, समझ आइए? ईएम जो है जोर देने के लिए किसी बात पे, और स्ट्रॉन्ग जो है उस बात की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कायदे आज़म ने यह फरमाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको स्ट्रॉन्ग में लिख दिया। ठीक है, या फिर कोई नोटिस वगैरह हो गया या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो गई, तो वो फिर आप लोग स्ट्रॉन्ग में लिख रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका एंकर टैग है। ठीक है, सिर्फ लिंक से। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास में आप लोग का चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 कह लेंगे साथ साथ ही कवर हो जाएगा। कह लेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी HTML कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, उससे नेक्स्ट वीक जो हम एक छोटा सा एग्ज़ाम ले लेंगे। आप लोगों को भी पता होगा कि HTML के बारे में और असाइनमेंट वगैरह मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ, आप लोग उसको बनाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोग की HTML कंप्लीट हो जाएगी। उससे नेक्स्ट वीक जो हम CSS को स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है? कोई सवाल हो? EM किसी बात पे जोर देना। देखिए, हमें तो वैसे पढ़ने में आ रहा है जी, शिदाते 1 मिनट बस। हमें तो वैसे ही पढ़ने में आ रहा है ना कि वी हैव टू गो हेयर, वो हमें पता लग गया कि हमने जाना ही जाना है, हैव का मतलब जोर देना हो गया। लेकिन जो सुन नहीं रहे हैं, सॉरी देख नहीं रहे हैं, तो ई रीडर डिवाइसेस क्या करती हैं, आपकी जो ये वेबसाइट जो है ना, ये पढ़ के सुनाती है। तो देखें, जिस तरह हमारा लहजा चेंज हो जाता है, हम किसी बात पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हम थोड़ा सा वो थोड़ा लहजा चेंज हो जाएगा, किसी बात पे जोर दे रहे हैं लहजा चेंज हो जाएगा, नॉर्मली बात करें तो हमारा लहजा और होता है। तो वो जो सुन रहा होता है वो फिर समझ जाते हैं उस चीज़ को। ये चीज़ जी शिदात ने ऑनलाइन में जो थे क्या बोल रहे थे? नहीं, ग्रुप नहीं बना हुआ अभी तक, लेकिन आज बन जाएगा इंशाल्लाह। जी, ये बुक भी शेयर होगी और ये जो है ये लिस्ट ऑफ टैग्स ये भी शेयर होगा आज ही, और कल का लेक्चर भी आज मिल जाएगा और आज वाला लेक्चर भी आज ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी, कोई सवाल? जो पहली बार कर रहे हैं ख़ास तौर पर, मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगर लग भी रहा है ना, तो ये चीज़ आपकी नेक्स्ट वीक तक बहुत आसान हो जाएगी। आप लोग जैसे ही CSS में जाएंगे, आपको उस टाइम CSS मुश्किल लगने लग जाएगी और आप लोग HTML को कहेंगे ये तो कोई चीज़ ही नहीं थी। ठीक है, जब आप लोग जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो तब आपके लिए HTML भी आसान हो जाएगी और CSS भी आसान हो जाएगी। फिर एक वक्त आएगा जब आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होगी, रिएक्ट कंप्लीट होगी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन गए,
तब भी जावास्क्रिप्ट मुश्किल होगी, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बहरहाल मुश्किल वो भी नहीं रहेगा आपके लिए, वो भी आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन जाहिर सी बात वो वक्त के साथ साथ चीज़ थोड़ी सी, एचटीएमएल तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सी एक चीज़ है। सीएसएस से सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग हो रही होती है, मेन जो चीज़ है ना वो जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, वो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको यूज़ करके आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। ये एजेंटिक एआई वगैरह जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, कि आप लोग किसी वेबसाइट में जाते हैं और ऑटोमेटिक वो चैट जो ओपन हो रही होती है, मीन्स कि आपने कोई मैसेज किया, वो आपके मैसेज को देख के रिस्पॉन्स दे देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो एजेंटिक एआई बन रहे हैं, चैट सिस्टम वगैरह, तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रही है, साथ में पाइथन भी यूज़ किया जा रहा है, साथ में जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है। तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट को सीख के आप लोग उसके बाद कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। ओके जी, उसके अलावा आपके पास एक ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये हमारा रह गया। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O, ओ स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल होता है, H2O। ओके, उसके बाद 2x2 इक्वल टू 5, सेव करें। अब आप लोग इसमें आए, देखिए H2O, 2 जो होता है वो नीचे आता है, वो कैपिटल होता है ना, तो 2 नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है। एक ही तो मुझे फार्मूला था, वो भी आप लोग गलत कर रहे हैं मेरा। ओके, अब ये 2 जो है ये H के नीचे आता है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे SUB, सब स्क्रिप्ट, ठीक है, इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, सेव करें, तो ये देखें 2 आपका ये नीचे आ गया, ठीक है, सब स्क्रिप्ट बन गया। 2x की 2, ठीक है, 2 जो होगा x के ऊपर आएगा, उसकी पावर बन रही होगी, तो हमने इसको SUP सुपर स्क्रिप्ट 2 लिख देना है, तो ये 2x 2 इक्वल टू 5। एक और चीज, इस सब को आप लोग क्या करें, एक VAR एलिमेंट है उसमें ले आए, ठीक है, सेव करें। तो अब देखें ये फॉन्ट फैमिली वैसी ही होगी, मिलती जुलती, जिस तरह आप लोग के वो पेपर्स में लिखा हुआ रहते हैं मैथ की बुक्स में, ये वो चीज़ ही बन गई, ये 2x2 इक्वल टू 5, और ये जी 4 होता है, हमने तो कौन सा आपको एग्जाम दिया मैथ का 5 तो दे सकते हैं, आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है। ओके जी, हाँ जी, क्लियर है ये? कोई सवाल हो, एनीथिंग, किसी भाई का, किसी बहन का कोई भी सवाल हो? असाइनमेंट जो हमने पढ़ा है उसी के रिलेटेड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। असाइनमेंट्स HTML1, ये देखें, हमने आपको ये देना है, ये स्क्रीनशॉट्स आपको मिल जाएगा, आपने एज इट इज इसको बनाना है, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखें, आपको इससे पता लग जाएगा कि ये आपकी हेडिंग 1 है, ठीक है, उसके बाद ये भी हेडिंग 1, और ये आपके पास टेक्स्ट पैराग्राफ आ गया, फिर ये हेडिंग 2 पैराग्राफ, उसी तरीके से हेडिंग 6 पैराग्राफ, फिर ये जो लिखा हुआ है ये किस पे लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है H1, उसको हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है और इटैलिक भी किया हुआ है, हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही बोल्ड होती है, ठीक है। उसके बाद ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है, जोन सा वर्ड जिस तरह का लिखा हुआ है आपने इसको एज इट इज़ ही लिखना है। आप लोगों की ना टाइपिंग स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज होगी, अभी हो सकता है कि टाइपिंग स्पीड आप लोगों की बहुत कम हो, प्रोग्रामिंग में टाइपिंग स्पीड भी बहुत मैटर करती है, लेकिन क्लाइंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, वो काम उसने दिया है आपको 1 दिन के लिए, सिर्फ टाइपिंग स्पीड की वजह से आप लोग वो 2 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्लाइंट ने एक बार ही आपको पैसे देने हैं, वो भी आधे देने हैं, उसके बाद वो भी नहीं देगा,
ठीक है, लेकिन यही काम जो उसने एक दिन के लिए दिया है आप लोग उसको 2 घंटे में भी कर सकते होंगे क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट होगी। ठीक है, तो इस वजह से अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज कीजिएगा लाजमी। ओके जी, टारगेट वाला पॉइंट, एंकर टैग पे हम आते हैं। एंकर टैग, इस पे हम आ जाते हैं sira.com। गो टू सीरा वेबसाइट। ओके, सेम यही चीज़ है, बस हमने क्या करना है इसमें एक और एट्रीब्यूट पास करना है, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब क्या होगा, जिसमें टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं है तो ये आपके उसी वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा उसी टैब में, जबकि ये जो एक न्यू टैब में ओपन होगा। ओके, ये देखें, गो टू सीरा वेबसाइट, इस पर क्लिक करें तो ये सीरा की वेबसाइट पे आ गया। ठीक है जी, अब सेम यही चीज़ देखें, आपको बैक करके अपनी वेबसाइट पे जाना पड़ रहा है, लेकिन जब आप सेकंड लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सीरा की वेबसाइट तो ओपन हुई है लेकिन एक न्यू टैब में ओपन हुई है। ठीक है, ये टारगेट है और इसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक होगी, कभी भी डायरेक्ट ब्लैंक नहीं आएगा वह। जी क्लियर है, कोई सवाल, एनीथिंग, ऑनलाइन वाले क्लियर है? ठीक है जी, आप लोग को आज ही इसकी असाइनमेंट मिलेगी इंशाल्लाह, लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, लेक्चर भी देखेगा, असाइनमेंट भी कीजिएगा। तो संडे से पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक लिंक आएगा गूगल फॉर्म का। ठीक है, उसमें आपने अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और ये असाइनमेंट जो है जब कंप्लीट हो जाएगी आप लोग उसको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ये एक ही फाइल बस बनेगी index.html की, तो वो फाइल आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसको फिर चेक कर लिया जाएगा। बहरहाल कोडिंग जो है ना, स्ट्रक्चर आपने हमेशा यही रखना है। HTML के अंदर 2 एलिमेंट्स, हेड और बॉडी। बॉडी के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स, हेडर, मेन और फुटर। हेडर के अंदर नैव आ जाएगा, नैव के अंदर आपके पास मल्टीपल लिंक्स आ जाएंगे। लेकिन इस असाइनमेंट में क्योंकि कोई हेडर नहीं है, कोई फुटर नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद से अगर आप लोग मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिस खुद से भी कीजिएगा। सिर्फ इस पे ना रहिएगा कि जो मैंने सेंड किया बस वही बनाना है, वो लाजमी बनाइएगा, उसके अलावा खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्रामर बन जाएंगे। जी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको क्लोज करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।